उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने जीएसटी के संदर्भ में दिए अपने विचार, एनजीओ एंटी क्राइम टीम ने स्थानीय बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आए विद्यार्थियों को किया सम्मानित, जिला राजौरी की पंचायत डडासन लोअर के पंच ने बताया अपनी पंचायत में बारिश की वजह से हुए नुकसान के बारे में, मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने अपने इलाके की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ उजागर, और श्रोताओं कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। नए युग में नई कहानी लिखने की जरूरत होती है। नई कहानी की रचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन नवीनता से अथवा नवाचार से ही आ सकता है, लकीर का फकीर बने रहने से नहीं। हमारा इशारा शिक्षा के माध्यम से नई सोच, नई पहुंच तथा नई उपलब्धियां हासिल करने की तरफ है, जो आज की समाज और आने वाले कल के समाज की जरूरतों को साधने का काम कर सकती है। और सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना को परवान चढ़ाने के लिए हम सब के द्वारे आ पहुंची है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जम्मू कश्मीर में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 का कार्यान्वयन वर्तमान शिक्षा स्तर से आरंभ किए जाने का निर्णय प्रदेश की सरकार द्वारा ले लिया गया है। अमूलचूल नेशनल पैटर्न यानी सारे का सारा तरीकाकार वही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित है। समूचे प्रदेश में एक जैसा शिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस फैसले के तहत प्रदेश 19 कॉलेजों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए चुना गया है, यानी इनमें अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हुनरमंदी अहम विषय होगा। इसके अलावा अब यूजी कोर्सों में शामिल विषयों का सिलेबस नहीं रहेगा, जो यूजीसी में अनुमोदित किया है। नई शिक्षा नीति की अवधारणा है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाना। इसके तहत डिग्री कोर्स 3 साल, 4 साल और 5 साल के होंगे और ये डिग्री कोर्स निर्धारित अवधि में पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। अब जॉब ओरिएंटेड कोर्स क्या क्या होंगे, ये सारी बातें सेशन शुरू होने से पहले पता चल ही जाएंगी। लिहाजा विद्यार्थियों को अभी से नए युग में दीक्षा यात्रा की शुरुआत के लिए मन बना लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए युग का सूत्रपात करेगी, मगर नए युग में प्रवेश करना ही काफी नहीं। इसमें सरकार को, प्रशासन और शिक्षण संस्थानों को व हमारे विश्वविद्यालयों को आधारभूत ढांचे की तरफ बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। सिर्फ कोर्स या सिलेबस विद्यार्थियों के हाथों में थमा देने से ही सपने साकार नहीं होते। रचनात्मक व सत्विताओं को भी पूरा करना होगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा मीठा, वरगना स्वाद सिर्फ रहेगा फीका फीका। श्रोताओं, हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, लश्कर ए तैयबा का एक टेरर ऑपरेटिव है जो कि बशीर सीजान नाम से है। वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और उसके साथ एक और लश्कर का कमांडर है जिसका कोड नेम एल्बर्ट है। इन दोनों की तरफ से एक टेरर मॉड्यूल को जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में बनाया गया, जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तालाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके साथ 4-5 लड़कों का और मॉड्यूल है, जिसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये सभी सांबा और कठुआ के इलाके में वहां के लोकल रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम हबीब है और एक का नाम मियां सोहेल है।
इन दोनों को भी फैसल मुनीर वाले केस में गिरफ्तार किया गया। इनकी शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इन्होंने कई सारे ड्रोन की सॉर्टीज को रिसीव किया है और कुछ को कश्मीर भेज दिया है, कुछ को अपने पास रखा हुआ था। फैसल मुनीर की डिस्क्लोजर पे जो रिकवरीज हुई हैं उनमें एक AK-47 राइफल इसके घर से ये बरामद हुआ है, 5 पिस्टल्स, 8 ग्रेनेड्स, एक वेइंग मशीन, ये कुछ ड्रग्स की भी डीलिंग की बात चल रही थी जो कि टेरर फाइनेंसिंग में यूज करना था वो, और काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन वगैरह बरामद हुआ है। इन वेपन्स की रिकवरी के अलावा जो श्रीनगर का एक केस था जिसमें 15 पिस्टल कुछ महीने पहले बरामद हुए थे, वो भी पिस्टल का जखीरा जो है फैसल मुनीर और उसकी मॉड्यूल ने यहाँ से ड्रोन के जरिए ड्रॉप जो हुए थे वो कलेक्ट करके वहां भेजा था। तकरीबन 10 से 12 ड्रोन सॉर्टीज का सामान हमें मिल चुका है अभी तक, अगर हम श्रीनगर और जम्मू की सभी की रिकवरीज की बात कर ले तो। इसके अलावा ड्रोन के जरिए इनको फाइनेंसेस भी, पैसे भी गिराए जाते थे जो कि हथियार के साथ गिराए जाते थे, जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। कुछ पैसों की भी बरामद हुई है, कुछ कैश की, कुछ और बरामदगी अभी बाकी है। एक कार जो यूज होता था इस सारी प्रक्रिया में वो भी सीज कर लिया गया है। ये रही जम्मू वाले मॉड्यूल की बात। अब हम चलते हैं रजौरी वाले मॉड्यूल की बात करने, जिसमें कि फिर से वो कासिम नाम का जो आतंकवादी है जो माहौल का रहने वाला है और जिसने ये मॉड्यूल वहां पे 2-3 मॉड्यूल चलाए थे, जो कि जिसने कि तालिब हुसैन को जो आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया था। 2 मॉड्यूल्स कासिम के 2 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मॉड्यूल चल रहे थे। एक में तालिब हुसैन एक्टिव था और एक में अल्ताफ हुसैन एक्टिव था। दोनों दराज के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्ताफ हुसैन पिछले साल एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी रजौरी शहर के बाहर, जिसमें बीजेपी के जसबीर सिंह के घर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी, उसमें ये मुलव्वस है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक तालिब हुसैन का सवाल है, इसकी पूछताछ में ये पता चला है कि 5 ड्रोन सॉर्टीज इन्होंने रिसीव किए पिछले तकरीबन 1 साल में, और इनमें जो अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, 4 AK-47 आए थे राइफल, जिसमें से 3 को बरामद कर लिया गया है, 1 को हम ढूंढ रहे हैं। 8 UBGL ग्रेनेड्स गिराए गए थे, सबको बरामद कर लिया गया है। 8 चाइनीज ग्रेनेड थे जिसमें से 7 बरामद कर लिया गया है। 4 प्रेशर माइंस थे, चारों बरामद कर लिए गए। 6 पिस्टल्स थे, 6 के 6 रिकवर कर लिया। अगर आप रियासी और रजौरी दोनों की जो है सीजर्स की बात करें तो 5 रिमोट कंट्रोल IEDs थे, सभी को बरामद कर लिया गया है। 11 स्टिकी बॉम्ब्स थे, 6 को रिकवर कर लिया गया है। 3 यूज हो चुके हैं, 2 और रह गए, उनकी भी तलाश चल रही है। 2 बड़े IEDs, एक 2 kg का IED और एक 5 kg का IED, ये भी 2 IEDs बरामद हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जखीरा इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा था और इनकी मंशा क्या थी। जो इनकी पूछताछ में पता चला है, 3 किस्म के काम इनको सौंपे गए थे। तो ड्रोन के जरिए वेपन्स को रिसीव करना और कश्मीर पहुंचाना और यहाँ के काम में इस्तेमाल करना। IEDs को मुख्तलिफ जगह पे टारगेट्स पे लगाना, जिसमें कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, इस पे इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ एक और काम जो ये करते थे, कश्मीर के जो आतंकवादी है, कुछ जिनको इधर लाना हो, वो काम भी इन्होंने किया है। जैसे कि पिछले बार जब तालिब हुसैन गिरफ्तार हुआ था तो उसके साथ एक कश्मीर का आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था। 3 से 4 आतंकी और पीर पंचाल के इलाके में इन्होंने लाए हैं, जिनको इन्होंने रखा है वहां पे। उनके लिए सर्च टीम्स को रवाना कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इनको भी काबू कर लेंगे। जो 5 केसेस तालिब हुसैन ने माने हैं जिसमें वो मुलव्वस रहा है, उसमें से 3 IED ब्लास्ट जो कोटरंका के इलाके में हुए, 1 चाइनीज ग्रेनेड बुद्धल में फेंका गया था, 2 अनस रिवर कोटरंका में IED ब्लास्ट किए गए थे, 1 रंजीत सिंह नाम के दराज का शख्स है जिसपे फायरिंग की गई थी और उस पे एक 307 का केस रजिस्टर हुआ था, और करामत शाह पे इन्होंने गोली चलाई थी और उसको मारा था, इस पे 302 का केस रजिस्टर हुआ था। तो कुल मिला के तकरीबन जम्मू प्रोविंस के पिछले 1-2 साल में जितने भी केसेस हुए हैं टेरर इंसिडेंट, सभी को सॉल्व कर लिया गया है।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जीएसटी के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए कहा, जीएसटी की बात करें, कपड़े पे जीएसटी नहीं होता था, अब कपड़े पे भी 5% जीएसटी लगा दिया गया हुआ है। और ये जो खाने पीने की आइटमें है, आटा राशन वगैरह, इस पे भी जीएसटी नहीं था, तो अब इस पे भी इन्होंने वो जीएसटी लगा दिया है। तो एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री पिछले 8 सालों से तरह तरह की स्कीम लोगों को दे रहे हैं, तरह तरह की बेनिफिट्स दे रहे हैं हमारे बेनिफिशरी को, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे कोरोना काल के अंदर मुफ्त राशन दिया या पेंशन, हर किस्म की पेंशन, और तरह तरह की एक जो गरीब, एक वर्ड आखिरी गरीब को हम कोई ना कोई राहत पहुंचा रहे हैं। यहाँ जीएसटी भी, ये जो राशन का, ये भी एक जो खुले में राशन लेते हैं गरीब आदमी ही लेते हैं, और उनके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है, सरकार भी जो इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी ये सारा पैसा जीएसटी द्वारा ही कलेक्ट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अपील करूंगा, इसको जरा रिकंसिडर किया जाए, ताकि आम जो कॉमन गरीब है, जो आज हमारा जो डेली वेजर है या हमारा जो एनजीओ में लगा हुआ है, आज आने वाले समय में 99% जो एनजीओ लग रहे हैं, और एनजीओ की मिनिमम वेजेस आप हम 9,000 रुपये दे रहे हैं। 9,000 में तो कोई आदमी बच्चों को दूध नहीं पिला सकता है, वो चाय पिलाएगा। तो इसलिए उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि जो एक 9,000 रुपया सैलरी लेने वाला आदमी, मैं रेलवे में सफ़र करता हूं, तो रेलवे का जो अटेंडेंट है उसको भी 9,000 रुपया मिलता है बेचारे को। तो इसी तरह बहुत से आज पूरे देश के अंदर आउटसोर्सिंग का सिस्टम चला है। उन सब को ध्यान में रखते हुए एक तो उनका मिनिमम वेजेस बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उनका भी वेजेस बढ़ना चाहिए गरीब आदमी, ताकि वो भी अपने परिवार को पाल पोल सके, और कम से कम और नहीं, कोई 2 वक्त की जो सादी जो रोटी है, दाल रोटी के साथ अपने परिवार का गुजारा कर सके। जम्मू की तहसील बिश्नाह में एनजीओ एंटी क्राइम टीम ने स्थानीय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अव्वल आए विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए एनजीओ एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने बताया, हमारी एनजीओ एंटी क्राइम टीम ने जो बच्चे 10th और 12th में पास हुए हैं उनको सम्मानित किया है। उनको हमने मेडल पहनाया जिनके बच्चों के ज्यादा परसेंटेज में नंबर आए हैं, और एक एक ट्रॉफी देके बच्चों को सम्मानित किया है। तो सम्मानित करने में जो हमारे मुख्य अतिथि थे एसपी श्री रमनीश महाजन जी, उन्होंने जहां पर बच्चों को सम्मानित करने के साथ साथ एक ड्रग अवेयरनेस कैंप भी आयोजित कर दिया साथ में। तो काफी बच्चे आए हुए हैं, उनको एक नसीहत मिल सके या दूसरे बच्चों को भी नसीहत दे सके। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात हुई कि हमारे चीफ गेस्ट बनने के साथ साथ बच्चों को भी वो मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए बच्चे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों के माता पिता को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिनके इतने नंबर आए, इतनी इनकी हौसला अफजाई हुई है। जिला राजौरी की पंचायत डडासन लोअर के पंच मोहम्मद यासीन ने अपनी पंचायत में बारिश की वजह से हुए नुकसान के बारे में बताया। लगातार बारिशों की वजह से ना बहुत हालत खराब है रोड की, और हमारे खेतों की भी मतलब नुकसान हुए हैं, लोगों के मकानों के नुकसान हुए हैं। खासकर जो है रोड की हालत बहुत खस्ता हालत है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को सबको इस चीज से आगाह करना चाहते हैं कि हमारे एरिया का दौरा करें, विजिट करें, तो गरीब लोगों की सहायता करें। कुछ लोगों के मकान भी गिरे हैं, रोडें गिरी हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है बहुत ज्यादा, पानी ज्यादा आने से नाले वगैरह बहुत ज्यादा, रोड नाले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में दुदासन बाला गाँव पड़ता है सर, दुदासन बाला लोअर, 3 पंचायतें हैं दुदासन की, मैं दुदासन लोअर से बोल रहा हूँ। तो आपके माध्यम से हम अर्ज करते हैं कि हमें कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए, जो मकान वगैरह गिरे हैं, रास्तों की मरम्मत की जाए, तो फसलें वगैरह जो तबाह हुई हैं उनके लिए भी कुछ किसान लोगों की सहायता की जाए, कुछ मदद की जाए। फसल का भी काफी नुकसान है सर, बहुत जगह फसल जो है वो तो पानी की जद में आ गई हैं, जगह बह चुकी हैं, नालियां वगैरह ब्लॉक होके ना तो पानी रोडों से बह रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा एकदम समझ लो कि जैसे नाला बना हो वैसे बना है। तो हमारी रोड का तो कम से कम कुछ न कुछ हाल हो जाए कि रोड की मरम्मत हो जाए थोड़ी बहुत। फिलहाल जो बारिशें हैं इनमें कुछ रोड की जो खड्डे वगैरह बड़े पड़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत मरम्मत किया जाए ताकि थोड़ी गाड़ी गुजरने के लिए जगह बन जाए। तो उसके बाद बारिशें यूं ही रुकें तो उसके लिए दोबारा ब्लॉक टैपिंग करनी है उसमें। बाकी सर बिजली की हालत भी खराब है, अभी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे पोल नहीं है, तारे जो हैं वो दरख्तों से बांध के पब्लिक लेके गई हुई है, अपने अपने घरों में लोगों ने लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात यह कि बिजली तो हमेशा रहती है गायब है, बहुत ज्यादा, हल्की थोड़ी बारिश आई बिजली गायब।
पब्लिक को सबसे ज्यादा अभी हमारे गांव में लोगों को बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद रोड की प्रॉब्लम है, उसके बाद हमारा एक नाला है सर, हमने बार बार लिखवाया था कि उस नाले से गुजर के हाई सेकेंडरी की तरफ हमारा एक रास्ता जाता है बहुत बड़े गांव का, उस नाले पे एक छोटा सा ब्रिज हम बहुत टाइम से मांग रहे हैं। तो चलो अगर हमारी आवाज कोई सुने तो मैं बोल देता हूं कि ये भी हमारा एक काम जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई सेकेंडरी पड़ता है नाले के उस साइड, नाला बड़ा है और इस बरसात के मौसम में तो बिल्कुल कोई वहां से गुजरने का रास्ता ही नहीं है। बच्चे नाले से होके गुजरते हैं तो वहां से जाहिर है कि खर्चा रहता है, जिसमें आगे भी 1-2 बंदों की डेथ हो चुकी है वहां पे। सरकार से हमारी अर्ज है कि सर कुछ टीम भेजी जाए वहां पे और मौका देखा जाए स्पॉट पे। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, मैं एलजी गवर्नर साहब जी और हर जिले के डीसी साहब जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को 100 दिन का जो रोजगार है वो दिया जाए, जिसकी दिहाड़ी जो 200 रुपए जो रखी है इन्होंने मनरेगा की, उसकी 500 रुपए दिहाड़ी की जाए। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सरकार जो है बिजली बिल माफ जो करती है, एक साल का उन्होंने किराया माफी कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को का जो सूद है वो ही तो माफ करो। उसके बाद जो हमारे किसान है, इतना इन्होंने कर्जा लिया, जिसने 20,000 रुपया लिया उसका 35,000 बन गया, जिसने 50,000 लिया उसका 70,000 बन गया। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना काल रहा, उसके बाद बारिशों से भी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो मजदूरों की जो सराय हैं, गोड़ा, पिट्ठू, पालकी, लेबर मजदूर जो भी हमारा है, इनकी जो 2007 में जो बालनी चेक पोस्ट के पास बनी थी हमारी जो सराय, आज तक ये सराय जो है हमारे मजदूरों को नहीं मिल रही है, क्योंकि जब मंदी मार्केट होती है तो इन लोगों को पूरे के लिए किराया नहीं होता इनके पास। तो अगर वो सलाह हमें लोगों को मिल जाए, इन्होंने जो सलाह जिनको दी है, जहाँ तो वो सलाह खाली करा जाए हमें लोगों को दी जाए। इसलिए मैं फिर रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो मसले पहले भी कई हल हुए हैं, जैसे तालाब का मसला था, बहुत देर की बात थी, आज आपकी दौलत से 10 लाख रुपया जो तालाब का आया, उससे तालाब भी हमारा काम जो है कंप्लीट होने वाला है। इसलिए मजदूर दस्तकार यूनियन फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ उजागर की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। शिव प्रसाद, गांव मानपुर, तहसील नौशहरा से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ बरेली से कलसियाँ एक रोड है जो ग्रिफ्ट के अंडर आती है, डिफेंस की रोड है। तो इस रोड की बड़ी खस्ता हालत है। हमारी एलजी प्रशासन से और जितने भी ग्रिफ्ट के आला अधिकारी हैं उनसे ये आग्रह रहेगा, उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये प्रार्थना है कि इस रोड की खस्ता हाल को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ एक और मुश्किलात हमें जो पेश आ रही है, ये बरेली से डनक्का जो हमारी रोड है, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। कहीं पे नालियां बनाने की आवश्यकता है, कहीं पे 1-2 जगहों पे पुलिया बनाने की आवश्यकता है। तो हमारी एलजी प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है ये रोड। तो पीडब्ल्यूडी के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि बहुत जल्द इस रोड को ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो ये रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। इसके साथ साथ में हमें एक पीएचई की बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि हमारी जो मानपुर बजनोवा स्कीम है, इस मानपुर बजनोवा स्कीम पे पिछले 1.5 महीने से बिल्कुल पानी की सप्लाई हुई नहीं। हम इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको लगा करके यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है उस व्यवस्था को बहाल करवाया जाए बहुत जल्द। मैं तहसील ठाहराकोट आरो गब्बर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन मानी बोल रहा हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा फोन उठाते और आप हमारे मसले और मसाइल ऊपर तक पहुँचाते। हमारा इस तहसील ठाहराकोट आरो गब्बर में वार्ड नंबर 1 में एक बहुत देरीनी मांग है रोड की। हम बहुत परेशान है। एक लिंक रोड निकला था, वो रोड अभी तक कहीं सर अंजाम नहीं पहुंचा। जनाब की मेहरबानी, ये रोड का काम भी जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। जनाब हमारा जिग बगली में बहुत बड़ा हेल्थ हॉस्पिटल, वहाँ पे स्टाफ है ही नहीं। जनाब की मेहरबानी है, वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए और एक एम्बुलेंस होनी चाहिए कि गरीब लोग भी जो बचेंगे। यहाँ पे मुश्किलात है ये पूरी दूर होनी चाहिए। आपकी वसादत से एक हमारा काम आपके माध्यम से हो गया। जो अरनास में एक डेंटल नहीं था, वहाँ पे डेंटल भी आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जनाब की मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।